हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बल और गति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से सदिश राशि है। तो देखिए, चार ऑप्शन है अपने पास, कार्य, समय, द्रव्यमान और गुरुत्वीय बल। तो देखिए, कार्य, समय और द्रव्यमान ये तो कैसी राशियाँ होती है, ये होती है अदिश राशियाँ। ये तो कैसी है, अदिश राशियाँ। जबकि बल कैसा होता है, बल एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ अपन अदिश और सदिश राशियाँ और भी देखते हैं कि कौन कौन सी अदिश राशियाँ और होती है, कौन सी सदिश राशियाँ होती है। तो देखिए, अदिश राशि की सबसे पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि अदिश राशि होती क्या है। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित या व्यक्त करने के लिए क्या हो, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो वो क्या कहलाती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। देखिए, इसके अंदर जो उदाहरण है वो कौन कौन से अपने पास, दूरी हो गई, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आयतन, विद्युत धारा, समय, शक्ति, घनत्व, दाब। तो ये सभी के सभी क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से सदिश राशियों की अगर बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या हो, आवश्यकता होती है। तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। तो उसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास, विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण, बल, संवेग, भार। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सदिश राशियों के उदाहरण। देखिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपने पास द्रव्यमान और भार। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि द्रव्यमान और भार में कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान होता है वो एक अदिश राशि होती है, जबकि भार क्या होता है, सदिश राशि। द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम, और भार की अगर मैं बात करूँ तो एम जी। ठीक है, तो एम जी क्या हो जाएगा, सदिश राशि है, जबकि एम क्या है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अदिश राशि। दूसरा, एक इसमें विद्युत धारा का भी हमें विशेष ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, नहीं कई बार इसको हम सदिश समझ बैठते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्हें अपने को याद रखना है कि सदिश अदिश राशियाँ कौन सी है और सदिश राशियाँ कौन सी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर तो सभी को पता है क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि संवेग, जो वस्तु का संवेग है वो होता क्या है। देखिए, संवेग को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, और पी क्या होता है, एम गुणा वी। ठीक है, जहाँ पर एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और वी क्या है, उसका वेग। तो देखिए, वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल ये निर्भर करती है। अब ये बोल रहा है कि वस्तु के विस्थापन पर, जबकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में तो विस्थापन है ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि जो वेग होता है वो क्या होता है, वेग होता है अपने पास विस्थापन बटा समय। ठीक है, नहीं विस्थापन बटे समय, ये क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेग विस्थापन और समय दोनों पर निर्भर कर रहा है। वेग किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, विस्थापन और समय दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो जब वेग विस्थापन और समय पर निर्भर करेगा तो संवेग भी किसके ऊपर निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी निर्भर करेगा और समय के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो देखिए, जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर क्या करता है, जड़त्व निर्भर करता है। देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखिए, जड़त्व का नियम क्या बोलता है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, क्या है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या फिर वो स्थिर अवस्था में क्या है, या फिर वो स्थिर अवस्था में है, तो गतिशील वस्तु गतिशील ही रहना चाहती है और स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो ये क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, जड़त्व को थोड़ा सा और अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जड़त्व को और किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं।
देखिए जड़त्व क्या करता है, जड़त्व का मतलब कि कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो बने रहना चाहती है, ठीक है नहीं। अगर आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे या फिर उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो वो वस्तु क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। क्या करेगी, यदि आप गतिशील वस्तु है, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, तो वो वस्तु क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। और यही विरोध क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है। जैसे स्थिर वस्तु को आप गतिशील करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यदि मान लीजिए कोई वस्तु है और ये स्थिर अवस्था में है, आप इसको क्या करना चाहते हो, बल लगाकर इसको थोड़ा सा क्या करना चाहते हो, गतिशील करना चाहते हो, तो ये अचानक से गति नहीं करेगी, ये थोड़ा सा इसका विरोध करेगी। अपन जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे, स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में जब आप उसके ऊपर बल लगाओगे तो अपन महसूस करेंगे कि वो थोड़ा सा क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, और जो विरोध होगा वही क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है। अब देखिए द्रव्यमान के ऊपर कैसे निर्भर कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, दो बॉक्स में यहाँ पे ले रहा हूँ, और देखिए एक बॉक्स तो है लकड़ी का बना हुआ, किसका है, लकड़ी का बना हुआ है, और ये दूसरे वाला जो बॉक्स है वो कैसा है, लोहे का बना हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस लकड़ी वाले बॉक्स के ऊपर आप बल लगाओगे तो बल लगाने के बाद हो सकता है कि ये लकड़ी का बॉक्स क्या हो, चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है नहीं। अगर आप लकड़ी के बॉक्स के ऊपर बल लगाओगे तो अगर इससे बल थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बॉक्स चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब लोहे के बॉक्स के ऊपर आप बल लगाओगे तो बहुत मुश्किल से हिलेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका वजन क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये क्या कर पाएगा, विरोध ज़्यादा कर पाएगा। तो लकड़ी कैसी है, हल्की है, तो द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा, और जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा उसका विरोध करेगा। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जड़त्व का मतलब क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर/सेकंड त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल होगा। तो बल हमें निकालना है, तो बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास गुणा त्वरण, ठीक है नहीं। तो मास कितना दे रखा है, इसका m दे रखा है 5 किलोग्राम, और जो त्वरण है एक्सेलरेशन वो दे रखा है कितना, 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर, देखिए जब भी आप किसी वस्तु के ऊपर बल आरोपित करोगे, जब भी किसी वस्तु के ऊपर बल आरोपित करोगे तो उसकी गति बदल सकती है। बिल्कुल, आप जब बल लगाओगे तो उसकी गति क्या हो सकती है, या तो कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। यदि मान लीजिए कि ये वस्तु इसी दिशा में गतिशील थी, ये वस्तु v वेग से इस दिशा में गतिशील थी, और इसी दिशा में आपने बल लगा दिया तो इसकी गति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि बल इसके विपरीत दिशा में लगा दोगे तो इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर गति क्या हो सकती है, बदल सकती है। उसकी गति की दिशा बदल सकती है क्या, बिल्कुल बदल सकती है। अगर मान लीजिए कि ये वस्तु v वेग से इस वाली डायरेक्शन में जा रही है और इसके अपोजिट आप यहाँ पर बल लगा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेग धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, और उसके बाद ये इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी दिशा भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। उसका आकार बदल सकता है क्या, बिल्कुल। किसी भी वस्तु के ऊपर यदि आप बल लगाओगे तो उसका आकार बदल सकते हो। मान लीजिए कि कोई रबड़ की बॉल है और इस रबड़ की बॉल के ऊपर रबड़ की बॉल के ऊपर यदि आपने क्या लगा दिया है, बल लगा दिया है, ठीक है नहीं, एक मिनट। इस रबर की बॉल के ऊपर यदि आपने क्या लगा दिया है, बल लगा दिया है, तो ये इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो उसका आकार भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी सतह पर बल दुगुना कर देते हैं तो दाब होगा, ठीक है। तो देखिए दाब होता क्या है, दाब जो होता है प्रेशर, उसको
की अगर अपन परिभाषा देखें तो क्या हो जाए होती है यहाँ पर प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है यहाँ पे बल अपॉन क्षेत्रफल एफ अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सतह पर बल दुगुना कर देते हैं, तो यदि आप बल को दुगुना कर दोगे तो जो दाब होगा वो भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो दाब होता है वो क्या होता है बल और क्षेत्रफल का अनुपात या फिर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 40 मीटर यहाँ पर सेकेंड है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से गतिशील वस्तु का 10 सेकेंड के बाद कितना त्वरण होगा। देखिए यहाँ पे जो वस्तु है वो कैसी है समान वेग से गतिशील है। जब वस्तु समान वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जब त्वरण उसके पास होगा तो उसका वेग समान नहीं रहेगा, वो असमान वेग से गति करेगी। तो यहाँ पे जब समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण कैसा हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए निम्नांकित में से बल का प्रकार नहीं है। पेशीय एक बल का प्रकार है। पेशीय क्या है एक बल का प्रकार है। चुंबकीय भी एक बल का प्रकार है। विद्युत भी एक बल का प्रकार, जबकि प्रकाश क्या नहीं है ये बल का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी को पता है कि पेशीय एक बल है, चुंबकीय भी एक बल होता है और विद्युत बल भी क्या है एक बल का प्रकार है। तो डी यहाँ पे प्रकाश जो है वो एक बल का प्रकार नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो देखिए बल का मात्रक नहीं है ये पूछा गया है। पाउंडल, डाइन, जूल और न्यूटन। देखिए यहाँ पर जो न्यूटन है ये तो सभी को पता है कि न्यूटन क्या है बल का मात्रक होता है। डाइन भी ध्यान में रखना ये भी एक बल का मात्रक है और पाउंडल भी ये भी क्या है एक इसका मात्रक है, ये भी बल का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना ये MKS पद्धति में है। डाइन जो होती है वो CGS पद्धति में होती है और यहाँ पे पाउंडल जो है वो FPS। ठीक है, FPS फुट पाउंड और सेकंड के अंदर। इस FPS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है पाउंडल। जूल जो है जूल ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है जूल ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है मात्रक नहीं पूछा है, तो नहीं में कौन सा आएगा सी ऑप्शन जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है गुरुत्वीय बल। तो हमें पता है कि जो गुरुत्वीय बल होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है Gm1m2 अपॉन r²। यही तो होता है फॉर्मूला। जी यहाँ पे क्या है एक स्थिरांक है। तो यहाँ पे देखिए जो गुरुत्वीय बल है वो दूरी r के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल यहाँ पे ये तो करता है। चुंबकीय बल, देखिए चुंबकीय बल की अगर मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए कोई चुंबक दे रखी है, उसका 2 पोल दे रखे हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। यदि आप उसके पास में कोई भी एक लोहे की चीज़ आप उसके पास में लेकर जाओगे, कोई भी लोहे की वस्तु लेकर जाओगे, तो जैसे जैसे आप पास में लेकर जाओगे तो उसका आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल क्या होगा ज़्यादा होगा। मतलब कि यदि आप किसी या फिर मैं कहूँ कि लोहे की वस्तु का आप पास में लेकर आ रहे हो तो जैसे ही पास लेकर आओगे तो उसमें आकर्षण बल कैसा हो जाएगा ज़्यादा होगा, वो जल्दी से चिपक जाएगी। जबकि जब दूर रहेगी तो वो उसको उतनी तेज़ी से वो चिपक नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है चुंबकीय बल भी क्या होता है ये भी दूरी के ऊपर निर्भर करता है। विद्युत बल की अगर मैं बात करता हूँ तो विद्युत बल देखिए क्या होता है ये होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब कि दो आवेश, यदि दो आवेश r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच में जो विद्युत बल होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। और ये भी दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर विद्युत बल भी क्या होता है दूरी के ऊपर निर्भर करता है। घर्षण बल की अगर मैं बात करता हूँ तो घर्षण बल को आप क्या लिखते हो म्यू गुणा n। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे घर्षण गुणांक है और एन क्या है यहाँ पर अभिलंब बल। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये देखिए कि जो घर्षण बल होता है
वो दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो तो किसके ऊपर निर्भर करता है, घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया या फिर अभिलंब बल के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से जिस घटना में पेशी बल कार्य करता है वह है। देखिए पेशी बल किस में कार्य करता है, देखिए पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। देखिए जब पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है तो वो किसके कारण गिरता है, गुरुत्वीय बल के कारण गिरता है। यहाँ पे किसके कारण गिरता है, गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है। जबकि बेल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, बिल्कुल देखिए बेल द्वारा बैलगाड़ी खींचना ये एक पेशीय बल का उदाहरण है। क्यों, पेशी बल होता क्या है, पेशी बल का मतलब यदि किसी कार्य को करने में यदि हम अपनी पेशियां, जो अपने शरीर की जो पेशियां हैं उसका अपन उपयोग करते हैं तो वहाँ पर जो बल होता है वो पेशी बल कहलाता है, ठीक है। नहीं, सी ऑप्शन देखिए क्या है, चुंबक पर लोहे की कील चिपकना। देखिए चुंबक पर लोहे की कील चिपकना ये तो चुंबकीय बल का उदाहरण है। किसका है ये, चुंबकीय बल का उदाहरण है, ठीक है। और इसके बाद देखिए सूखे बालों में कंघी को रगड़कर कंघे से कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। देखिए जब भी सूखे बालों में जब कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी के ऊपर क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। और कागज के ऊपर भी क्या हो जाते हैं, आवेश आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर जो आवेश आते हैं वो कैसे होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। क्योंकि समान प्रकृति के आवेश तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो कंघे और कागज के ऊपर क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं, जिनके कारण वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये जो बल होता है वो कौन सा होता है, विद्युत आकर्षित बल। कौन सा होता है, विद्युत बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया था, पेशी बल पूछा गया था। तो पेशी बल क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी के द्वारा, बेल द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है। तो देखिए जो गुरुत्वीय बल होता है, पृथ्वी द्वारा जो बल लगे होगा वो कौन सा होगा, गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि दो वस्तुएं दे रखी है M1 और M2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, M2 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी और M1 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। मान लीजिए कि ये दोनों बल हैं F1 और F2, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि M1 M2 को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी, M2 भी M1 को क्या करेगी, अपनी ओर उतने ही बल से आकर्षित करेगी। मतलब कि F1 और F2 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। तो यहाँ पे देखिए जो F की जो वैल्यू होगी, जो मान आएगा वो कितना होता है, Gm1m2/r²। तो दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वीय बल होगा वो किसके बराबर होगा, Gm1m2/r², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी द्वारा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो वस्तु है या एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी है और दूसरी वस्तु के ऊपर क्या लगा रही, बल लगा रही है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मान लीजिए कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, या फिर वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान की नहीं, वस्तु के भार के बराबर होगा। वस्तु के भार के बराबर कैसे होगा, तो देखिए जो बल है वो क्या हो जाएगा, G, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M और दूसरी वाली वस्तु का मान लेते हैं स्मॉल m। तो G कैपिटल M/स्मॉल m का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार साफ कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे देखिए कैपिटल G कैपिटल M/r², इसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो F की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ जाएगी, F बराबर स्मॉल m इंटू जी, और ये क्या होगा, उस वस्तु के भार के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
जब एक व्यक्ति खुरदरी सतह पर चलता है तो सतह द्वारा आरोपित घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी वस्तु जिस दिशा में चल रही है, कोई भी वस्तु जिस दिशा में चल रही है उस दिशा के विपरीत क्या लगता है, हमेशा घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, व्यक्ति की गति की दिशा से विपरीत होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। पास्कल मात्रक होता है। पास्कल ध्यान में रखना है, दाब का मात्रक। किसका मात्रक होता है ये, पास्कल जो है वो किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा जूल होता है, और संवेग क्या होता है, एम इंटू वी। तो यहाँ पे जो एम किलोग्राम और यहाँ पर वेग का क्या हो जाएगा मात्रक अपने पास, वेग क्या होता है दूरी बटा समय, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा संवेग का मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये संवेग हो जाएगा। ऊर्जा का क्या मात्रक हो जाएगा जूल, बल का न्यूटन, और दाब का ध्यान में रखना है पास्कल, इसका मात्रक जो किसका होता है, दाब का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है। मतलब कि कौन सी मात्रक पद्धति है जो द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर निर्भर या आधारित नहीं है। तो ध्यान में रखना है, हमने ये पढ़ लिया है, MKS, FPS और CGS, तीन पद्धतियाँ अपन पढ़ते हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंदर। SI पद्धति इसमें नहीं पढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपने से ये पूछा है कि आधारित नहीं है, कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है। तो MKS होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS होती है फीट पाउंड और सेकेंड, और CGS होती है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, निम्नलिखित में से दाब का सही मात्रक है। तो देखिए दाब का मात्रक अभी अपने पढ़ा था, पास्कल तो होता है। देखिए बार भी जो है वो एक दाब का ही मात्रक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो दाब होता है वो क्या होता है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। तो बल क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी क्या है, दाब का मात्रक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो दाब का सही मात्रक पास्कल भी होता है, बार भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तीनों के तीनों ही किसके मात्रक है, दाब के मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि दूरी होती है, ऊर्जा भी होती है, और विद्युत धारा भी होती है। तो भार मैंने आपको बताया था कि भार का हमें विशेष ध्यान में रखना है कि जो भार होता है वो एक सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान जो वो क्या होती है, वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर की सतह पर कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पर ये दे रखा है चंद्रमा, तो चंद्रमा के ऊपर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है नहीं। तो इसके ऊपर जो इसका जो द्रव्यमान है ना, ये यहाँ पर भी m रहेगा और यहाँ पर भी m रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भार होगा वो होगा m इंटू जी, और यहाँ पर जो भार होगा वो होगा mg/6। कितना होगा, mg/6। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण g होता है, जबकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g/6 होता है। तो इसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब कि पृथ्वी का क्या हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना है, 60 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60/6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर जो इसका भार होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दुगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो द्रव्यमान दे रखे हैं अपने पास, m1 और m2। तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें पता है कि सेम होते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को
समान बल से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, और वो किसके बराबर होगी, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर के। अब मेरे को एक चीज़ बताए कि यदि यहाँ पर द्रव्यमान तो इनका सेम रहेगा, लेकिन दूरी को आप क्या कर दोगे, दुगुनी करने पर, यदि दूरी आपने क्या कर दी है, दुगुनी कर दी है, तो क्या हो जाएगा, r की जगह यदि आप 2r कर दोगे तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अपने पास बल और गति के, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो इसका पार्ट सेकंड होता है तो होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।